वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में वॉइस यानी वॉच के बारे में विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे। ऐसे तो सामान्य जानकारियां आप लोग बहुत पहले से ही प्राप्त करते आ रहे हैं पुस्तकों के जरिए। हाँ, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वॉइस होता है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। तो आखिर इसे क्यों एक्टिव कहा गया और इसे क्यों पैसिव कहा गया, उसके बारे में आज विशेष आप लोग जानेंगे। पहले आप लोग कुछ वाक्यों को देखें, उसके बाद में तब उस पर हम प्रकाश डालेंगे वाक्यों के जरिए। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज होना अनिवार्य है थ्योरी के साथ साथ। तो थ्योरी तो आप लोग बहुत जाने, हाँ पहले से ही जानते आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास शायद प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी हो, आज उसकी भरपाई हो जाएगी। तो चलें देखें, वाक्य हम लिख रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा। आई टीच हिम। दूसरा वाक्य लिख दिए, राम टीचेज मी। इधर अभी इन दोनों को इंटरचेंज करके हम लिख देते हैं पैसिव वॉइस में। हाँ, सब समझाएंगे हम। He is taught by me हो गया। दूसरा हो गया, I am taught by राम। तो ये दो सेंटेंसेज आप लोगों के सामने एक्टिव वॉइस में रखे गए हैं, जिनको हम इंटरचेंज कर दिए हैं पैसिव वॉइस में। तो आए इनके जरिए आप लोग विशेष जाने। तो जैसा कि हमने अभी शुरू में बोला है कि एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, तो लिटरल मीनिंग भी आप लोग इसका जान लें कि एक्टिव माने क्या होता है, सक्रिय। यह जो होता है सक्रिय वाच्य होता है, जिसको कि कर्ता वाच्य कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, पैसिव माने निष्क्रिय, जो हाँ ऐसे कर्मवाच्य कहते हैं। लिटरल मीनिंग बता रहे हैं, पैसिव माने निष्क्रिय, एक्टिव माने सक्रिय। तो सक्रिय और निष्क्रिय का क्या मतलब होता है, जो कि शाब्दिक अर्थ होता है, उसके बारे में भी थोड़ा जाने। ऐसे तो आप लोग जानिए रहे हैं कि एक्टिव माने, एक्टिव वॉइस माने क्या होता है, कर्तावाच्य। अब पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। तो इसमें कौन एक्टिव होता है, कर्तावाच्य में कौन एक्टिव होता है? हाँ, तो एक्टिव क्या होता है, इसमें कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। यह जान गए ना कि कौन एक्टिव होता है और कौन पैसिव हो जाता है। हाँ, कर्ता एक्टिव वॉइस के अंतर्गत जो वाक्य रहते हैं उसमें एक्टिव रहता है, और पैसिव वॉइस के अंतर्गत जो वाक्य होते हैं उसमें जो कर्ता होता है वो पैसिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। उसकी हाँ जो सक्रियता होती है वो समाप्त हो जाती है। कैसे समाप्त होती है अब वह भी जान लें। देखिए, एक्टिव वॉइस में आई जो है यह सब्जेक्ट है। तो आई सब्जेक्ट के मुताबिक देखिए यहाँ पर टीच वर्ब जो है, मेन वर्ब, वो रखी गई है। हाँ, ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक ये टीच को रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो है हिम। तो यहाँ पर इसका निर्माण क्या हो गया,
अच्छी तरह से देखते जाइएगा। यह सब्जेक्ट हो गया, यह क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत वाक्य की रचना हुई, तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि किसी भी वाक्य के निर्माण के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं पूर्व में, आप लोग संबंधित वीडियोज देख लेंगे, टेंस, सेंटेंस एटसेट्रा। चलो तो आए टॉपिक की तरफ है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वाक्य का निर्माण हो गया। हाँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना वाक्य निर्माण के लिए आवश्यक है। चलिए, तो अब यहाँ थोड़ा सा विशेष आप लोग आज जाने कि आखिर जो है वो सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का क्या फंक्शन होता है, वो क्या कार्य करता है। तो इस सेंटेंस में यदि आप लोग देखें कि आई टीच हिम में सब्जेक्ट का क्या कार्य है, हाँ, इसको क्या कहते हैं, बोलिए। हाँ, यह डूअर है, यही कार्य करता है। इस सेंटेंस के अंतर्गत यह क्या है, कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है, डूअर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। डूअर है, ये कौन डूअर है, सब्जेक्ट, कर्ता जिसको कहते हैं। तो इसमें आई क्या है, डूअर है। तो क्या डूअर कौन सी काम करता है, तो यह डूअर किसका होता है, तो यह डूअर ऑफ द एक्शन होता है। माने वाक्य के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं जिस प्रकार के, उसका यह क्या होता है, डूअर होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। जानिए, हाँ, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, डूअर ऑफ द एक्शन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ब जो है यह क्या करती है, हाँ, यह एक्शन डिनोटिंग वर्ड है, यह एक्शन को दर्शाती है कि जो हमारा डूअर है, डूअर ऑफ द एक्शन है, सब्जेक्ट, वह संबंधित सेंटेंस में क्या कार्य करता है, खाता है, पीता है, हाँ, पढ़ता है, लिखता है, इत्यादि इत्यादि। तो उससे पता हमको कैसे चलता है, वर्ब के जरिए। तो वर्ब को क्या कहते हैं, हाँ, एक्शन। कुछ नई बातें आज आप लोग जानेंगे। डिनोटिंग वर्ड, ठीक है। और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसको कि हम कर्म कहते हैं, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि कर्ता, क्रिया और कर्म। हाँ, ऐसे तो वाक्य का निर्माण कर्ता और क्रिया से ही हो जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से ही हो जाता है। तो प्रेडिकेट में क्रिया की प्रधानता होती है। मान लीजिए अदर वर्ड्स नहीं रहे और सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाएंगी, और उनके मेल से वाक्य का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करना हुआ, तो वैसे वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में इंटरचेंज कर सकते हैं जो कि एक्टिव वॉइस में कर्म के साथ होते हैं। हाँ, माने इसमें कर्म का होना अनिवार्य है एक्टिव वॉइस में। क्यों अनिवार्य है, इसलिए अनिवार्य है कि यह जो है कर्मवाच्य होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसलिए एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है ना। और ऑब्जेक्ट के लिए ट्रांजिटिव वर्ब की उपस्थिति जरूरी है। इससे यह जाहिर हो रहा है कि एक्टिव वॉइस के अंतर्गत ट्रांजिटिव वर्ब के सहयोग से जो वाक्य बनते हैं, हाँ, उनका पैसिव वॉइस में हम, हाँ, परिवर्तन करते हैं। माने इसका यह मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है। तो वर्ब वैसी रहेंगी, ट्रांजिटिव वर्ब, तभी तो ऑब्जेक्ट रखेंगे अपने साथ में। प्रश्न तो यह उठता है, सकर्मक क्रिया, हिंदी में जाने ट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के द्वारा वाक्य का निर्माण एक्टिव वॉइस में हम करेंगे, तभी तो वो ऑब्जेक्ट अपने साथ रखेंगे।
और जो इंट्रांजिटिव होंगी तो उसका संबंध कर्म से नहीं होता है, नहीं। तो यह बात आप लोग जान लिए कि एक्टिव वॉइस में कर्म का होना जरूरी है, सकर्मक क्रिया का होना जरूरी है, तभी वह कर्म को रख सकती है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यह बात आप लोग जान लिए। और यह भी जान लिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है किसी सेंटेंस के अंतर्गत। वर्ब क्या होती है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड होती हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को क्या, इसका फंक्शन क्या है, ये रिसीवर होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, माने डूअर के द्वारा जो एक्शन किया गया या इसको यह रिसीव करता है। तो इसको ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब आप लोग जान लिए कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है, वह एक्शन डिनोटिंग वर्ड होती है, और ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। चलें अब आए, एक्टिव वॉइस के बारे में जान गए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान गए, यह भी जान गए कि पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट के लिए ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। ये सारी चीजें आप लोग जान गए। अब पैसिव वॉइस के अंतर्गत आ रहे हैं। अब देखें, अब इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, समझाएंगे, पहले हम लिख लेते हैं। तो इंटरचेंज कर दिए, तो क्या है, ही इज टॉट बाई मी। तो इसका फार्मूला तो हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसका फार्मूला जान लें स्ट्रक्चर के अनुसार। तो देखिए ही जो है यह क्या है, ये कहाँ से आया, यही हिम है जो एक्टिव वॉइस में है फर्स्ट सेंटेंस में, तो यह ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ यह एक बात जान लें कि यहाँ जो सब्जेक्ट है यह तो जान लिए, लेकिन इसका केस क्या है, किस केस में है यहाँ सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट किसी वाक्य का किस केस में रहता है। पूरी इंग्लिश का बात कर रहे हैं, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो किस केस में होता है, ऑलवेज नॉमिनेटिव केस में होगा, जिसे कि हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। हाँ, वो किसी भी हालत में कहीं भी आप पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की बात कहते हैं, वो ऑलवेज क्या रहेगा, नॉमिनेटिव केस में रहेगा। जो सब्जेक्ट के जगह पर रहेगा वो ऑलवेज नॉमिनेटिव केस में रहेगा, और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक ही उसके बाद में आने वाली वर्ब होंगी। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ऐसा जान रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, पहले हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आप लोग देख लेंगे संबंधित वीडियोज, सेंटेंस, टेंस एक्सेट्रा से। ठीक, चलें। तो यह जान गए कि सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा, चाहे सब्जेक्ट रहेगा तो ऑलवेज नॉमिनेटिव केस में रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर जो रहता है उसी के अनुसार वर्ब होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यह है तो यह नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट के मुताबिक क्या होती है, क्रिया होती है, इसीलिए सब्जेक्ट का प्रधानता होता है एक्टिव वॉइस में। क्यों प्रधानता होता है कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक क्रिया होती है, इसलिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। और ऑब्जेक्ट ये ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में होता है, कहीं भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। यदि किसी भी वाक्य का वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में है, यह इतना याद रखिएगा। चल, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग जान गए। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है। तो सब्जेक्ट जान गए, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, वर्ब एक्शन डिनोटिंग वर्ड होती है, और ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। ठीक, अब यहाँ है तो यही ही जो है, यही ही है, वो हिम का क्या है, नॉमिनेटिव केस है। क्यों नॉमिनेटिव केस है, यह ऑब्जेक्ट है, ही जो है यहाँ, यही ऑब्जेक्ट जो है यहाँ आ गया है। हाँ, यही ऑब्जेक्ट हिम जो है यहाँ ही हो गया है। तो है एक्चुअली यह तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऐसा बात मत सोचिए कि सब्जेक्ट बन गया, नहीं, यह तो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, पैसिव वॉइस में भी है। तो भले ही या मैंने इसका मालिक है इस सेंटेंस का,
इसके मुताबिक क्रिया आगे रह रही है, वो बात अलग है। लेकिन वास्तव में यह तो है रिसीवर ऑफ द एक्शन, लेकिन इसको कुर्सी मिल गई है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की जब कुर्सी मिल गई तो मालिक बन गया इस सेंटेंस का, तो मालिक बन गया, तब इसका रूप जो केस है वो बदल दिया गया। क्योंकि किसी भी सेंटेंस के कर्ता के स्थान पर बनने का वही अधिकारी होता है जो कि नॉमिनेटिव केस में होता है। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर चाहे वो सब्जेक्ट रहे एक्चुअली या न रहे, लेकिन जब सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण किया, और वो ग्रहण कैसे मालूम हुआ कि सब्जेक्ट के स्थान पर वो सब्जेक्ट है? हाँ, उसके मुताबिक उसके बगल वाली क्रिया रहेगी, उसके पर्सन और नंबर के मुताबिक, तभी वो सब्जेक्ट होगा। एक्चुअली वो सब्जेक्ट हो चाहे न हो, लेकिन स्थान जब ग्रहण किया है तो उससे पता चल जाएगा कि उसके बाद में जो वर्ब आने वाली है उसका जो नंबर है उस कर्ता के, चाहे कर्ता के स्थान पर रहने वाले कोई भी वर्ड हो, उसके नंबर और पर्सन के मुताबिक है कि नहीं। तो यहाँ यह बता रहा है कि वास्तव में यह सेंटेंस का यह मालिक है। क्यों? क्योंकि ही के अनुसार ई यहाँ पर आ गई। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस की तरफ चले तो आई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के मुताबिक देखिए टीच यहाँ पर उसका नंबर है ना, आई के नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब जो है वो टीच है। और सेकेंड सेंटेंस में देखिए राम जो है, हाँ, नंबर और पर्सन के मुताबिक यहाँ टीचेज हो गया, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर हो गई वर्ब। यहाँ आई के मुताबिक जो है वो टीच को रखा गया, टीचेज नहीं रखा गया, नंबर और पर्सन को ध्यान में रखते हुए। तो आए अब इधर, तो यह ऑब्जेक्ट हो गया, तो यह किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में, एससी लिख दिए। चलिए अब देखिए, यह रिसीवर ऑफ द एक्शन है, लेकिन स्थान ग्रहण किया है सब्जेक्ट का, स्थान केवल ग्रहण किया है, वास्तव में यह सब्जेक्ट नहीं है। फिर आई रिपीट, तो यह सब्जेक्टिव केस में होगा। इस कैसे पता चला कि यह सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण किया है? क्योंकि इसके बगल में जो आने वाली वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं, वह इसके नंबर और पर्सन के मुताबिक है। यह सिंगुलर नंबर है तो देखिए यह भी सिंगुलर नंबर, हाँ, यही कंफर्म करता है। ठीक है, तब आगे चलें तो यह क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। टॉट क्या हो गया? टीच का V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको कि पास्ट पार्टिसिपल रूप कहते हैं। और बाई क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अब आगे मी है, तो यह क्या हो गया? यही सब्जेक्ट है। वास्तव में देखिए मी जो है वाई का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो यह क्या है? ये सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में यह सब्जेक्ट था, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो गया? यह अब ऑब्जेक्ट का रूप धारण कर लिया। एक्चुअली ऑब्जेक्ट है नहीं, उसके रूप में इसको उसका स्थान दे दिया गया। ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण केवल किया, लेकिन सब्जेक्ट ही है। एक्चुअली सब्जेक्ट है, जैसे ही एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, तैसे ही ये डूअर ऑफ द एक्शन पैसिव वॉइस में भी है, लेकिन इसकी सक्रियता समाप्त कर दी गई। मालिक बन गया कौन? तो रिसीवर ऑफ द एक्शन। केवल इंटरचेंज किया गया है विदाउट अल्टरिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस। उसमें कोई सेंस में परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं, सेंटेंस में केवल परिवर्तन कर दिया गया है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, वो एक्टिव वॉइस का होगा। सेंस तो देखिए वही आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट है आई, वही यहाँ पर क्या हो गया? मी हो गया। तो यह सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। यह क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, प्रीपोजिशन के बाद में है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हुआ? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है। तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण किया है।
प्रीपोजिशन के बाद में आया है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, वही मी यहां रखा गया। तो इधर स्ट्रक्चर क्या हो गया, देखिए ऑब्जेक्ट अब प्लस क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, अब प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन, अब प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कहेंगे नॉमिनेटिव केस, ऐसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस, हेल्पिंग वर्ब, V3 प्रीपोजिशन, अब प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे सेंस के जरिए भी जान लें कि वास्तव में यह सब्जेक्ट है कि नहीं। एक्चुअली अभी भी रिसीवर ऑफ द एक्शन है। जैसे इसका हिंदी अर्थ जाने, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, यही नहीं हुआ हिंदी अर्थ। और इसका अर्थ वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, वह पढ़ाने का काम नहीं करता है, नहीं वह पढ़ाया जाता है, ये भी सेंस दे रहा है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ ही हो गया तो वह मुझे पढ़ाने लगा, नहीं, मैं उसे पढ़ाता हूं। तो ऐसी बात नहीं कि पैसिव वॉइस में वह मुझे पढ़ाने लगा, ऐसा सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहां भी तो वही सेंस आ रहा है कि वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। पैसिव वॉइस में क्या हो गया, वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। और हिंदी में इधर देखिए एक्टिव वॉइस में देखिए, मैं उसे पढ़ाता हूँ। सेंस में कोई अंतर नहीं हुआ, गहराई में जाइए तो सेंस में अंतर हुआ। यहाँ अभी भी वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, एक्शन रिसीव कर रहा है, हाँ, लेकिन सब्जेक्ट को क्या कर दिया गया है, पैसिव कर दिया गया है, उसकी सक्रियता समाप्त कर दी गई है। तो सक्रियता समाप्त करने से यह मतलब नहीं है कि यह माने इनएक्चुअल सब्जेक्ट हो गया, नहीं, सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस में रख करके और सब्जेक्ट का स्थान दिया गया है, लेकिन है अभी वास्तव में इनएक्चुअल, यह है रिसीवर ऑफ द एक्शन। अर्थ से मालूम हो गया कि मैं उसे पढ़ाता हूं और वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। वह थोड़े पढ़ाता है, वह तो पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, तो मेरे द्वारा। तो अभी तो रिसीव कर रहा है एक्शन। लेकिन वही ना बताए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि इसमें कर्ता एक्टिव होता है, इसमें कर्ता जो है वो पैसिव हो जाता है। अब कर्ता रहे या न रहे कोई मतलब नहीं, बहुत हालतों में तो कर्ता को बिल्कुल हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हाँ, पैसिव वॉइस के अंतर्गत एक्टिव वॉइस में रहेंगे, उस कर्ता को हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसको आवश्यकता पड़ी तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते हैं सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको कि हम लोग लिखते नहीं, जैसे पीपुल हुआ, पुलिस हुआ, एनीथिंग, सॉरी, एनीवन, समवन, एनीबॉडी, समबॉडी, बहुत से हैं। वी, दे, हाँ, उसे नहीं लिखते हैं पैसिव वॉइस में, नहीं। तो अब आप लोग जान गए कि एक्टिव कौन होता है एक्टिव वॉइस में, कर्ता। अब पैसिव वॉइस में पैसिव कौन हो जाता है, कर्ता। और पैसिव वॉइस में एक्टिव कौन हो जाता है, जो कर्म होता है वो। तो इससे क्यों कर्म हो जाता है, एक्टिव इसलिए हो जाता है कि अब उसके मुताबिक वाक्य की रचना की जाती है। देखिए यहाँ जो ही है वो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में था, यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा दिया गया। तो देखिए क्रिया इसके मुताबिक चलने लगी और यहाँ पर सब्जेक्ट के मुताबिक क्रिया थी, तो इसमें प्रधानता ऑब्जेक्ट की हो गई। अब आप लोग जान गए, चले अब आगे देखें। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, टीचर्स क्या है, वर्ब है, हमी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अब जानिएगा, ये नॉमिनेटिव केस में है। चलिए, ये वर्ब है, यह क्या है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड है, और यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यह क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। केस के बारे में जा रही है, फर्स्ट में भी ये क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट है, हिम है। अब आप लोग जान गए, केस भी जानिए एकदम निश्चित, तब चलें। अब यहाँ मी, अब इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट आई, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है,
मी है, यहाँ मी है तो यहाँ आई है, ये है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तब उसके बाद V3 हो गया। तब प्रीपोजिशन हो गया। कोई प्रीपोजिशन हो सकता है, आवश्यकता अनुसार, जरूरत अनुसार, नियमानुसार। बाई ही केवल नहीं रहेगा, एट भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, विथ भी हो सकता है, हाँ जैसी जरूरत पड़ी। यहाँ बाई है इसलिए बाई बता रहे हैं। और यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। हाँ, नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो, वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो ऑब्जेक्टिव केस में है। नाउन का रूप नहीं बदलता है इसलिए समझ में नहीं आता है। हाँ, लेकिन है ऑब्जेक्टिव केस में, दोनों के केस बदल जाते हैं, लेकिन नाउन पर कोई केस का उसके रूप पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि यहाँ हम लिखे राम, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन नाउन के रूप में परिवर्तन, केस परिवर्तन होने पर नहीं होता है। चलिए अब आप लोग जान गए। तो इसका क्या बन गया, फॉर्मूला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा किस केस में, नॉमिनेटिव केस में। है ऑब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस में, याद रखिएगा इसको। हाँ, सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण किया है, लेकिन है नॉमिनेटिव केस में, और एक्चुअली यह रिसीवर ऑफ द एक्शन है। जैसा कि हम हिंदी अर्थ के जरिए आप लोगों को कन्फर्म कर दिए हैं। यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। चलिए ये क्या है, V3 है, तो ये छोड़िए, तो वर्ब हो ही गया, तो लिखिए दिए हैं, प्लस हो गया, इसको हटा दीजिए। अब प्लस क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, बाई प्रीपोजिशन। अब प्लस क्या हो गया, यही सब्जेक्ट है, एक्टिव है इसका राम, जो कि यहाँ पर है, लेकिन है यह भी ऑब्जेक्टिव केस में। अब तो आप लोग जान गए, केस के बारे में जान गए। क्या क्या चीज़ जाने अभी तक, यह जान लें। हाँ, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जान लिए कि एक्टिव कौन होता है, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत कर्ता, पैसिव कौन होता है, कर्ता। हाँ, इसमें इसका पूछताछ नहीं रहता है, आवश्यकता पड़ी तो उसको पूछे, नहीं तो नहीं भी पूछते हैं, बहुत हालतों में, जो कि आगे चल करके बताएंगे। उसका कोई जिक्र नहीं किया जाता है पैसिव वॉइस के अंतर्गत। यह भी जान गए कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। वो ऑलवेज पैसिव वॉइस में भी रिसीवर ऑफ द एक्शन रहता है, लेकिन कर्ता के स्थान पर रहता है, वो भी नॉमिनेटिव केस में। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, यह किस केस में है, देखिए ऑब्जेक्टिव केस लिखे हैं ना, और यहाँ आकर के क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस में। यही हिम ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ कर्ता के जगह पर रखा गया है, कर्ता है नहीं, कर्ता के जगह पर रखा गया है, इसलिए ऐसी है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, V3 हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और फिर यह जो सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, यही यहाँ पर मी हो गई है। सब्जेक्ट इसीलिए लिखे हैं एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में मी है। तो अब आप लोग जान गए इतना। तो इसमें पैसिव वॉइस में क्या मैंडेटरी है, हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा V3, यह मैंडेटरी है, ये ऑलवेज रहेंगे। पैसिव वॉइस में किसी तरह का वाक्य हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेंगी और V3 के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। V3 जो ऑलवेज V3 होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। जो भी यहाँ पर क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, कर्ता के स्थान पर जिसको रखा जाता है, उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है, यानी उसके नंबर और पर्सन के मुताबिक, रिसीवर ऑफ द एक्शन के पर्सन और नंबर के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं। जैसा कि देखिए, ही के साथ हीज रखे हैं, लेकिन आई के साथ एम हो गया है। हाँ, पर्सन और नंबर को ध्यान में रखते हुए यहाँ एम रखा गया, नहीं तो यहाँ भी ईजे रख देते। तो ईज, एम, आर, वाज, विवाद, टेंस, सेंटेंस जैसा हो उसके मुताबिक, कर्ता के नंबर और वचन के मुताबिक रखे जाते हैं। ये तो आप लोग जानिए रहे हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में। अंतर यही है कि जो पैसिव वॉइस में कर्ता के जगह पर होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, और वर्ब को रिसीवर ऑफ द एक्शन के नंबर और पर्सन के मुताबिक रखते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, ही के साथ हीज है, आई के साथ एम हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो यही हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी ऑब्जेक्ट के
जो कि नॉमिनेटिव केस में होता है, उसके नंबर और पर्सन के मुताबिक होती हैं ऑलवेज। यह मैंडेटरी है, ये होना मैंडेटरी है। पैसिव वॉइस में होना जरूरी है, जरूर रहेंगे, यह भी जानिए। और एक्टिव वॉइस के अंतर्गत रह भी सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, रह भी सकती हैं और नहीं भी रह सकती हैं। हाँ, यहां भी रहेंगी तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक ही रहेंगी, हाँ, अपने मन से नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब रह भी सकती हैं यदि जरूरत पड़े तो, इफ नेसेसरी लिख देते हैं। यदि जरूरत पड़ी तो, जो माने आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब को रखा जा सकता है, नहीं भी रखा जा सकता है। तो इसमें जो मेन वर्ब होता है वो ऑलवेज V3 होती है। लेकिन एक्टिव वॉइस में देखिए V1, V2, V3, V4, V5, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इनके 5 रूपों का इस्तेमाल एक्टिव वॉइस में किया जाता है, टेंस और सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब आप लोग समझ गए। तो इसमें इनके 5 रूपों का मेन वर्ब्स के 5 जो रूप होते हैं, 5 रूपों में जो इस्तेमाल किया जाता है पूरे इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत, उनमें से किसी एक को आवश्यकता अनुसार टेंस और सेंटेंस पर ध्यान रखते हुए किया जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस में V3 सबों के साथ और हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों मैंडेटरी हैं, लेकिन ये तो सबों के साथ V3 होंगी। इसका तो नंबर और पर्सन से कोई असर नहीं पड़ता है रिसीवर ऑफ द एक्शन के, ये तो ज्यों का त्यों रहेंगी जिस रूप में रहती है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का जो होगा वो नंबर जो होगा वो रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी ऑब्जेक्ट के, जो कि नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है सब्जेक्ट के स्थान पर, उसके नंबर और पर्सन के मुताबिक होता है। जैसा कि फर्स्ट में देख रहे हैं ही के साथ ही, और दूसरे में आई के साथ एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो चले, इतना आप लोग जान गए। ये बेसिक बातें थी और थ्योरी के बारे में तो बराबर आप लोग जानते आए हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को आज दिया गया थ्योरी के साथ साथ। तो अब थोड़ा सा जान ले, जैसे नाउन्स जो होते हैं उनके तो केस में कोई रूप में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में रहे या ऑब्जेक्टिव केस में रहे। लेकिन प्रोनाउन जो होता है उसके रूपों में परिवर्तन हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लें वो कैसे होता है। हाँ, इसको हटा देते हैं, यहीं पर थोड़ा लिख देते हैं, आप लोग जान लें, वो जरूरी है। आज बेसिक बातें केवल बताऊंगा और अगले सेशन में हाँ टेंस और सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए हाँ कुछ प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखा जाएगा और उसके जरिए आप लोग विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलें, अब देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस में किस प्रकार से केस का परिवर्तन हो जाता है। तो नाउन के रूप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउन में देखिए क्या होता है। फर्स्ट पर्सन के देखिए नॉमिनेटिव केस लिख दिए NC, OC लिख दिया ऑब्जेक्टिव केस के लिए, समझ जाइएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में यदि आई हुआ फर्स्ट पर्सन, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, मी हो जाता है। वी है तो क्या हो जाता है, अस हो जाता है। यू है सेकेंड पर्सन, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, तो यू का यू ये रह जाता है। हाँ, इसका नॉमिनेटिव का केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों बराबर होता है, दोनों समान रहता है। अच्छा, ये सेकेंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में चलें, ही है तो ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ठीक है, और सी का हर हो जाता है। चलें, अब इधर लिख देते हैं, उधर आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। ये नॉमिनेटिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ईट का क्या होता है,
ईटे रह जाता है, और दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। हाँ, ये सब थर्ड पर्सन है, ही सी इट दे, और यू जो है वो सेकंड पर्सन, आई या वी है फर्स्ट पर्सन। तो ये प्रोनाउंस हैं जो कि नॉमिनेटिव केस में इस रूप में रहते हैं, अब ऑब्जेक्टिव केस में उनका रूप बदल करके ऐसे हो जाता है। आई जो होता है वो मी हो जाता है, वी अस हो जाता है, यू यूवे रह जाता है, ही हिम हो जाता है, सी हर हो जाता है, ईट ईटे रह जाता है, और दे देम हो जाता है। तो ठीक है, अब तो मेरे समझ से आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह गया होगा। हाँ, इन सबों के संबंध में बहुत कुछ आप लोग जाने। डूअर ऑफ द एक्शन जान गए, एक्शन डिनोटिंग वर्ड के बारे में जान गए, रिसीवर ऑफ द एक्शन के बारे में जान गए, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान गए। ये भी जान गए कि पैसिव वॉइस में जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब मैंडेटरी है, हाँ, रिसीवर ऑफ द एक्शन के नंबर और पर्सन के मुताबिक। अब V3 भी मैंडेटरी है, जिसके रूप जो है उसके नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों रहता है, उसका उस पर असर सब रिसीवर ऑफ द एक्शन का नहीं पड़ता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पर पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो कि नॉमिनेटिव केस में होता है उसके नंबर और पर्सन के मुताबिक रहती है, लेकिन V3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन V3 मैंडेटरी है पैसिव वॉइस में, केवल V3 का यूज किया जाता है, ये जान लीजिए। V2, हाँ, जैसे कि एक्टिव वॉइस में V1, V2, V3, V4, V5 का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑलवेज V3। देखिए यहाँ V3 है, यहाँ भी V3। किसी प्रकार का वाक्य हो, कोई टेंस हो, उसके बाद टेंस कोई हो, उसमें V3 का उपयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, तो चलें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, और विशेष बातें जो रह गई होंगी, हाँ, उनकी चर्चा आगे जो सेशन चलेंगे उनमें की जाएगी क्रमशः। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।